आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की दोस्तों हम आज बात करेंगे। तो आपको पता ही है कि अभी अमित शाह जो हैं वो एक इंडियन एविडेंस एक्ट सीआरपीसी और आईपीसी को बदल दिया उन्होंने, और 160 साल पुराना जो कॉलोनियल लॉ था उसको चेंज कर दिया। तो विंटर सेशन में वो पास हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी पिछले महीने जून में जब लॉ कमीशन ने बोला था कि भाई बताओ आपको क्या लगता है, सबसे पूछी थी राय यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। और फिर देखिए अब अगले साल इलेक्शन होने वाला, अगर यूसीसी आ गया तो गेम खत्म। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी हो सकता है विंटर सेशन में बिल है। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, हम कई बार बात कर चुके हैं इसकी, लेकिन आज मैं अच्छा एडिटोरियल है टाइम्स ऑफ इंडिया का कि किस तरीके से भारतीय जो फैमिलीज है वो डीकॉलोनाइज हो जाएंगी। बहुत अच्छी बात है। देखिए इससे पहले मैं आगे बढ़े आपको बता दूं कि हमारा जो शानदार स्ट्रेस मैनेजमेंट, एडिक्शन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का कोर्स है, इसको आप जरूर अवेल करें। ये मात्र 800 रुपये का कोर्स है, 25 लेक्चर्स, 50 किताबों का रिव्यू। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। चलो, तो रिकॉर्डेड कोर्स है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भाई 160 साल पुराना। देखो ब्रिटिश जब आए तो वो अपने साथ पूरी कॉलोनियल लेगेसी लेके आए। 1900 से लेकर 1947 तक 0.001% ग्रोथ थी भारत की। भारत पूरी तरीके से पॉवर्टी, 90% लोग अनएजुकेटेड, बुरी हालत कर दी थी। 1947 में हम बर्बाद हो गए थे। जितने भी आईआईटीज, आईआईएम्स, जो भी टेक्निकल, कुछ लोग पागल हैं थोड़े, वो कहते हैं कि ब्रिटिश ने इतना बहुत अच्छा किया हमारे साथ, बर्बाद करके रख दिया। वो ब्रिटिश हमको लूटने आए थे क्योंकि हम 27% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते थे 1800 में, ठीक है। और वो सीधा हमारा जो नेगेटिव में चला गया हमारी जीडीपी। तो खैर चलिए वो अलग बात है। अब इसमें सबसे बड़ा यही लॉस जो लेके आई है, ये अपने लिए लेके आए थे बेसिकली। ये अपनी लेगेसी जो है वो मेंटेन करके रखे। अच्छा, इसी को मेंटेन करने में इन्होंने भारतीय परिवारों को बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद किया? इन्होंने बोला कि हम देश में हस्तक्षेप करेंगे लेकिन परिवारों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इन्होंने, अब देखिए, इनको गवर्न करना था तो ये कुरानिक और शास्त्रिक जो हमारे शास्त्र हैं उनसे लॉ उठाया। अब उनसे भी लॉ कौन सा उठाया? गलत गलत चीजें उठा ली, ठीक है। कुरानिक, हिंदू और मुस्लिम के बीच में हम कोई भी, मतलब हिंदू और मुस्लिम जो हैं अलग अलग व्यवहार होगा, पर्सनल लॉ होंगे। हम परिवार के साथ जो हैं वो बिल्कुल भी परिवार के अंदर क्या हो रहा है हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करने वाले। अब एग्जांपल के तौर पे जो वुमेन इनहेरिटेंस लॉ, स्त्री धन का नाम आता है हमारे, स्त्री धन की जो लड़की का है वो लड़की का है। 1912 में ब्रिटिशर ने इसको हटा दिया कि अगर पिता की संपत्ति वुमेन के पास है तो उसमें उसका कोई अधिकार नहीं है। बहुत गलत था ये, है ना। तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, ऐसे सुनवाई होती थी। मुस्लिम्स को इन्होंने अलग लॉ दे दिया जिसमें आदमियों को डोमिनेट कर रखा। हिंदुओं के साथ भी इन्होंने यही किया, जिसमें आदमियों को ऊपर रखा। जो भी इन्होंने लॉ को कोडिफाई किया सब उल्टा सीधा, सब गलत सलत। और वही कि हिंदू हो, आर यू हिंदू और मुस्लिम। विक्टोरियन मोरालिटी भारत पे थोप दी। कंजुगल राइट्स कि अगर लगता है स्पाउस को तो वो जो उसकी पत्नी उसको घर भी भेज सकता है, पेटिशन फाइल करके तुम घर पे ही रहो। तो ये राइट टू प्राइवेसी, सेक्सुअल ऑटोनॉमी का साफ साफ हनन है। लेकिन ये विक्टोरिया ब्रिटिश से आया था। ब्रिटेन एक बहुत ही, जो इंग्लिश है ना वो काफी दबी हुई साम्राज्य है वो। मतलब बहुत बुरी हालत है वहां पे, औरतों की बहुत ही बुरी हालत थी, ठीक है। बहुत धर्म युद्ध हुए, बहुत दिक्कतें हुई वहां पे। बहुत अच्छा इतिहास नहीं है उनका। हमारा इतिहास ऑन दी अदर हैंड बहुत बढ़िया था, ठीक है। तो अब उन्होंने ये लॉ लाके जो है वो बहुत ही बड़ी जो है वो गड़बड़ कर दी। अब जितने भी जजेस थे और जो भी फैसला देते थे सब इसी पे ही कि भाई कुछ भी हो जाए परिवारों को, भाई फैमिली में हमको हस्तक्षेप नहीं करना है। अब इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि फैमिली के जो मेल था उसको ताकत, हालांकि मेल को भी क्या ही ताकत तो यहां पे ब्रिटिशर को थी, लेकिन ऐसा उन्होंने माहौल बनाया, है ना। जब आप सही से देखिए, जो भी इंटरप्रिटेशन किए इन्होंने शास्त्रों के या कुरान के, वो बहुत ही गलत किए और उसी को इन्होंने लॉ में डाल दिया, जिसकी वजह से परिवार टूटे। बहुत, स्पेशली औरतों और बच्चों पे तो बुरी बहुत आपदाएं आई भाई, है ना। अब देश आजाद हुआ, जो मैंने कंजुगल राइट्स का बताया, ब्रिटिश में 1970 में इसको खत्म कर दिया। ब्रिटेन और यूरोप ने जो उनके कॉलोनियल लॉस थे वो सब खत्म कर दिए। भारत में अभी तक चल रहा है। जेल मैनुअल आप उठा के देखिए, वो अभी तक कॉलोनियल है, वो अभी तक उस जमाने की चल रही है। तो यानी कि 1947 के बाद हम उसी ढर्रे पे चल रहे हैं।
अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता, जैसे गोवा सिविल कोड है, गोवा पहला स्टेट है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आया है भी भाई पुर्तगालियों का वहां पे इन्फ्लुएंस रहा है। और ब्रिटिश के समय पुर्तगाल, गोवा एक ऐसा राज्य था जहां पे काफी मॉडर्निटी थी, हालांकि उनका भी बहुत ही ऑटोडाफे और बहुत ही खराब उनका भी इतिहास रहा है, इंक्विजिशंस, बट फिर भी वहां पे मॉडर्निटी थी, ठीक है। तो गोवा जो में यूनिफॉर्म सिविल कोड आया, गोवा सिविल कोड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भारत की बात करें तो भारत में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैं तो इसके पक्ष में हूं, आना चाहिए, मेरा पर्सनल मानना है अगर, ठीक है। और अब देखते हैं वो आएगा नहीं आएगा, लेकिन क्या क्या इसके में आर्गुमेंट दिए जाते हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज करते हैं, अब मैं वैसे ज्यादा तो नहीं बोलना चाहता, बट कहीं ना कहीं अगर हिंदू या मुस्लिम कोई भी अपोज कर रहा है तो आपको थोड़ी सी एक एग्रेसिवनेस देखने को मिलेगी, है ना, कट्टरता देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के 44 में आता है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको पता ही है कि भाई 36 से 51 तक, पार्ट 4, कोई टेंशन नहीं है, सब डायरेक्ट किया है पे राज्यों को। लेकिन अगर आपकी जब जैसे जैसे आपके पास संसाधन हो, वैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के सारे प्रावधान लॉ के फॉर्म में भारत में इंप्लीमेंटेड हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी गोवा में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे भारत में नहीं है। ये आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब यही है, तो जस्टिसिएबल नहीं है, यानी कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते। कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स अगर आपके ब्रीच हो रहे हैं तो आप कोर्ट में चले जाएंगे। कल मान लो कोई थप्पड़ मार दे जबरदस्ती, आपको जेल में बंद कर दे, आप कोर्ट में केस करोगे, उसकी नौकरी जाएगी, आप बाहर होगे। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आप डीपीएसपी के बिना पे ये केस नहीं कर सकते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो पूरे देश में है ही नहीं और हमारे संविधान में, वो केस नहीं कर सकते आप। तो इसीलिए क्या है कि जैसे एक लड़का है, लड़के में टैलेंट बहुत है, तो अब बोला है कि बेटा तुमको जिम्मेदारी उठानी परिवार के लिए, अभी तुम नहीं उठा पाओगे, बड़े हो जाओगे, जब तुम्हारे पास पैसे वैसे आ जाएंगे, जब तुम्हारे पास रिसोर्सेज आ जाएंगे, तब तुम उठा लेना। यही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के पास है कि राज्य जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे अपने हिसाब से वो इनके प्रावधानों को लागू करते जाएंगे। लेकिन जो धारा 144 जो अनुच्छेद 44 है, ठीक है, ये बड़ा दिक्कत करता है, आर्टिकल 44, और ये है नहीं। तो सबसे पहले तो हम इसमें तर्क वितर्क जानते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। देखिए बहुत बड़ी ताकत है यहां पे, भारतीय परिवार डीकोलोनाइज हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है ना। और यहां पे एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी भी आएगी ना, कि भाई किसी के लिए, देखिए भारत में ज्यूज, सिख हो गए, ज्यूज हो गए, पारसी हो गए, हिंदू मुस्लिम, उनके पर्सनल लॉज हैं। तो अब देखिए हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं, पर्सनल लॉज इन इंडिया की अगर बात करें तो ये आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी के ऊपर है। आप कौन से धर्म, मैंने क्या बताया, ब्रिटिश में भी जब सुनवाई होती थी तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा मामला आता है, सक्सेशन का मामला आता है, तलाक का मामला आता है, तो पूछा जाता था तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो, उस हिसाब से हम फैसला देंगे, ठीक है। तो सबसे चैलेंजेस की बात करें तो पहली बात तो यह है कि ये पर्सनल है, सबसे बड़ी बात है पर्सनल है। हर धर्म पर्सनल है, भारत में सेक्युलरिज्म है, हर धर्म की इज्जत की जाती है, तो हर धर्म पर्सनल है, तो उसमें धर्म के लिए आप इंटरफेरेंस मत करो। हुआ क्या कि ब्रिटिश राज में ये बहुत, जब 1857 की क्रांति हुई तो ये बहुत ज्यादा बवाल हुआ था कि ब्रिटिशर जो है ना वो हस्तक्षेप करने लगे थे, सती को प्रोहिबिट किया, विडो रीमैरिज एक्ट, इससे ब्रिटिशर घबरा गए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ज्यादा पर्सनल हो जाएं और ये दोबारा विद्रोह कर दें, तो इससे दूर रहो। तो एक तो पहली बात, ये बहुत ही ज्यादा पर्सनल है और हर किसी को अपनी चीजें डिसाइड करने का हक है। दूसरा, माइनॉरिटी और जो रिलीजियस ग्रुप्स है, रेजिस्टेंस, मैंने क्या बताया, वही कट्टरता वाला, ये लोग जो हैं काफी ऐसा होता है कि ये खड़े हो जाते हैं कि नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगेन पर्सनल है, आर्टिकल 25 को वायलेट करेगा ये, 25 से लेकर 28, क्या, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो जब हमारे पास फ्रीडम है रिलीजन का तो आप कैसे कर सकते हो। फिर उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत, पॉलिटिकल विल, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, अगला पॉइंट। भाई देखो हर किसी को वोट चाहिए, यही तो बड़ी एक क्या बताएं त्रासदी है। भारत में पॉलिटिक्स बस वोट बैंक के ऊपर आधारित हो गई है, जो ब्रिटिश करते थे डिवाइड एंड रूल, यहां पे भी वही चल रहा है। तो अगर कोई ऐसा लीडर हो जो भाई इन सबको छोड़ के देश के बारे में सोचे तब अलग बात है, लेकिन यहां पे पॉलिटिकल विल और कंसेंसस हो ही नहीं पाता क्योंकि उनको वोट चाहिए। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए यूसीसी का मतलब आप समझ रहे हो, आपको स्टडी करना है, ड्राफ्ट करना है, बहुत सारी चीजें आपको बदलनी पड़ेंगी, समझ रहे हो, हर किसी से आपको बात करनी पड़ेगी, मुस्लिमों को आपको बैठाना पड़ेगा, हिंदुओं को बैठाना पड़ेगा, जैन पारसी, हर किसी को, मतलब ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस है, बहुत ही थकावट वाला काम है, ठीक है। तो एक ये भी बहुत बड़ा रीजन, बेनिफिट क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेक्युलरिज्म, पूरा देश यूनाइट हो जाएगा एक बात पे, पूरा देश यूनाइट, सेक्युलर जो है, जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है। फिर उसके बाद जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी, सबसे बड़ी बात यह है कि औरतों के लिए तो डिस्क्रिमिनेटरी, आप इतिहास उठा के देखो, समाज का आधा हिस्सा औरतें, औरत है,
अब उनका, आप देखो उनको क्या मिल रहा है, शाहबानो केस रातों रात फैसला बदल दिया जाता है, यह चीज है। फिर उसके बाद लीगल सिस्टम रैशनलाइजेशन होगा। पहली बात तो अभी कॉम्प्लेक्स है लीगल सिस्टम, ठीक है, कुछ है हिंदुओं के लिए, कुछ मुस्लिमों के लिए, कुछ, लेकिन अभी जब एक लॉ आ जाएगा ना तो यह काफी आसान हो जाएगा, काफी समानताएं आ जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है मॉडर्नाइजेशन है ये, क्योंकि रिग्रेसिव प्रैक्टिस है, खुद ये बदल दिया गया भाई। आप देख लो पूरी दुनिया में ये यूनिफॉर्म सिविल, ट्रिपल तलाक जो है वो कहीं चलता नहीं है इस समय, है ना। बहुत सारे इस्लामिक देशों ने, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कौन कौन से इस्लामिक देशों ने बैन करके रखा है, बैन करके रखा हुआ है। तो मॉडर्निटी के लिए हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड तो लाना पड़ेगा। तो शाहबानो केस हो गया, उसके बाद मुदगल सरला मुदगल केस हो गया, शायरा बानू केस हो गया, ये सारे केसेस साफ साफ गवाह हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है अगर उसको सही तरीके से नहीं लागू किया गया तो इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो भारतीय फैमिली को तो डेफिनेटली डीकोलोनाइज करेगा, है ना। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी हमारे कोर्स को आप जरूर अवेयर करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।